चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे 3 चैप्टर है। चलिए, यूनिट 2 में हमारे 2 चैप्टर हैं, सॉरी। एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, और दूसरा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हम पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हम आज पूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे। सैलरी चैप्टर मेनली जो है आपको रट्टा मारने का पूरे प्रोविज़न आपको याद होना चाहिए। क्यों है, क्या है, कैसे, इसका कोई रीज़न नहीं है, लॉजिक्स नहीं है। क्यों 15% लिखा है, क्यों 10% लिखा है, क्यों 5% लिखा है, वो गवर्नमेंट का मन लिख दिया उसमें जो लिखना था। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स पीडीएफ के माध्यम में आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम आते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपकी सैलरी क्या होती है। तो ये सेक्शन 15 से चालू होगा। सैलरी सेक्शन 15 से 17 तक है। ये 2 सेक्शन 15, 16, 17 दिखने में छोटा है बट है लेंदी। पूरा रट्टा मारना है, बिना रट्टा मारे ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला। इसे जी हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी में एक फॉर्मेट याद रख लो, एक इंटरेस्ट की डिडक्शन खत्म। लेकिन कोई भरोसा नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी आ जाए, इसका प्रैक्टिकल आ जाए, इसलिए दोनों के प्रैक्टिकल आपको करना कंपलसरी है। तो आते हैं सेक्शन 15। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी पहला सेक्शन होता है किसी भी हेड का, वो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन मीन्स वो ये बताता है आपको कि कब कौन सी इनकम उस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगी। तो सैलरी के बारे में भी वही लिखा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। किस बेसिस पे बोल रहा है बेटा? ड्यू और रिसिप्ट। इन दोनों में जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में जो भी डेट पहले आएगी, जो भी इवेंट पहले होगी, उसी बेस पे इसको हम टैक्सेबल करेंगे, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है इनकम टैक्स में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। तो जैसे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आपने अप्रैल में ज्वाइनिंग की है, तो आपकी सैलरी कब ड्यू होती है? ड्यू मतलब आपको लेने का अधिकार कब होगा? जिस दिन ज्वाइन किए उस दिन होगा या मंथ एंड पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप जब 30 डेज आप अपनी सर्विस कंप्लीट कर लोगे अप्रैल मंथ के, तो 30 अप्रैल को आपको ड्यू होगी और मिलेगी कब? फर्स्ट वीक तक मिलती है मार्च के हमको। तो इन दोनों में कौन सी डेट पहले हो गई? अप्रैल। तो वैसे ही जब आप मान के चलते 24-25 आपका है, तो मार्च 25 की सैलरी आपको मिलेगी कब? अप्रैल 25 में। तो आप यहाँ देखोगे तो मिली इस महीने में, इस ईयर में आपको कितने महीने की सैलरी रिसीव हो रही है? 11 महीने की। क्योंकि मार्च महीने की सैलरी आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। बट ड्यू पहले हो गया, इसलिए इस इनकम पर टैक्स आपको पहले देना पड़ेगा। इसीलिए दोनों में जो भी इवेंट पहले हो गई, उसी के बेस पे आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे आते हैं। ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, पहली चीज हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? जो भी एम्प्लॉयर है और जो भी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर मतलब जिनके यहाँ आदमी काम कर रहा है, और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या, वो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए। वो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होनी चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होना चाहिए। ये रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशन होनी चाहिए, तभी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक होता है रिलेशनशिप ऑफ आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब क्या हुआ? एजेंट को कमीशन मिलेगा, ना कि सैलरी मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना कंपलसरी है, तभी वो इनकम आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गई? ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन 15। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये सेक्शन जरूरी नहीं है, बट नॉलेज के लिए जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 16, डिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। डिडक्शन
3 डिडक्शन है हमारी। पहली डिडक्शन है आपकी इंटरटेनमेंट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस ये जो डिडक्शन मिलेगी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये जो डिडक्शन आपको मिलेगी कितने की मिलेगी? ध्यान से सुनना। 5,000 रुपये लिखा हुआ है। 20% ऑफ सैलरी है, बेसिक सैलरी ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। और जितना आपको एक्चुअल मिला है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तीनों में जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, तीनों में जो भी अमाउंट क्या होगी? लोअर होगी, विच एवर इज लोअर, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की होगी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बाकी कोई भी हो उनके लिए ये टैक्सेबल होगा। दूसरी डिडक्शन है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिक्स है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, फ्लैट 50,000। मतलब जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर चुके होंगे तो लास्ट में आपको उसमें से कितने रुपए माइनस करने हैं? 50,000 रुपये माइनस करने हैं। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। जितना भी आप पे करेंगे वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलते हैं। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जितना भी आप पे करेंगे वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 17 है। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी है। सेक्शन 17(1) है मीनिंग ऑफ सैलरी। तो हमको ये जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल में इसका कोई काम नहीं है। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस क्या होता है? जब शहर में महंगाई जब देश में महंगाई बढ़ रही होती है तो महंगाई को कंपनसेट करने के लिए, ताकि आप महंगाई को मैच कर पाओ, उसके लिए सैलरी के अलावा सरकार आपको क्या करती है? अलग से पैसा देती है, या जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो वो आपको देता है। तो ये होता है डीए, ठीक है। बेसिक सैलरी, डीए, ग्रेच्युटी, पेंशन, पेंशन हो गया, वेजेस, एडवांस सैलरी एक्सेट्रा, एडवांस सैलरी, ये सारी चीज़ें आएंगी एक्सेट्रा। और भी कई सारी चीज़ें आती, कितनी मॉल्यूमेंट्स को आप याद रखोगे, किसी भी प्रकार के आपको अलावेंसेस हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बट ये सेक्शन आपको जानने की ज़रूरत अभी नहीं है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 17 के बाद 17(2). सेक्शन 17(2) परक्यूजिट, ये इंपॉर्टेंट है। परक्यूजिट, परक्यूजिट, पर्क भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पर्क। मतलब क्या होता है? जिस भी एम्प्लॉयर के यहाँ आप काम कर रहे हो वो आपको सैलरी तो देगा ही देगा, उसके अलावा वो क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। हो सकता है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं वो कैश में हो या अदर देन कैश में हो। तो ऐसे बेनिफिट जो सैलरी के अलावा आपको मिलते हैं कैश में चाहे इन कैश, उसे हम बोलते हैं परक्यूजिट। तो परक्यूजिट मतलब क्या हुआ? एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। क्लियर हो गई चीजें? परक्यूजिट का मतलब। तो अब ये परक्यूजिट की लिस्ट क्या है? इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? लिस्ट ऑफ परक्यूजिट, लिस्ट। सबसे पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या हुआ? कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करने के लिए आया, मैं एम्प्लॉयर हूँ, अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए आया, बोल रहा है मालिक मेरे पास रहने को घर नहीं है, प्लीज़ प्रोवाइड मी अकोमोडेशन। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तू मेरे यहाँ काम कर, इसके बदले में तू मुझे कुछ रेंट मत देना, मैं तेरे को घर दे रहा हूँ रहने के लिए, तू रह, कोई दिक्कत नहीं है।
इसे बोला जाता है फ्री में अकोमोडेशन देना। दूसरा होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट कहने का मतलब है मैं आपको रहने के लिए घर दे रहा हूँ, मान लो घर का रेंट है 10,000 रुपये, बट मैं बोल रहा हूँ यार आप मुझे 3,000 रुपये दे देना, 5,000 दे देना, 6,000 दे देना, मतलब जो रेट मार्केट में चल रहा है उससे कम तो मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोला जाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। थर्ड है आपका एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का कोई भी खर्चा था उसे किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का जो भी इनकम टैक्स बन रहा था एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, एम्प्लॉय का जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है, परक्विजिट है, तो ये परक्विजिट में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फंड, ये भी आगे, बट ये वाला पॉइंट आपको एक भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा इसलिए उतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर है मेडिकल फैसिलिटी, इसमें जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ है, चाहे कार की फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, स्वीपर हो, गार्डनर हो, कुक हो, ठीक है, गार्डनर, स्वीपर, कुक, सर्वेंट, माली, तो जितने भी आपको क्लब की फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो की सारी फैसिलिटी आपकी परक्विजिट के अंदर आएगी। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो परक्विजिट आपको जानना जरूरी है। तो अब ये जो परक्विजिट आपने पढ़ा इनका आपको वैल्यूएशन भी पता होना चाहिए कि इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तब रेंट फ्री अकोमोडेशन तो हमारे दो टाइप के घर हो सकते हैं। कितने टाइप के घर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपकी दो टाइप की हो सकती है, पहला है फर्निश्ड हाउस और दूसरा अनफर्निश्ड हाउस। तो मैं यहाँ पहले अनफर्निश्ड समझाऊंगा, अनफर्निश्ड हाउस और दूसरा है फर्निश्ड हाउस। कौन सा है, फर्निश्ड हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन समझना है। तो अनफर्निश्ड हाउस में दो केस हैं। पहला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कौन सा एम्प्लॉय जिसको आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, जो भी लाइसेंस फीस होगी गवर्नमेंट के द्वारा या रेंट चार्ज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट उसे परक्विजिट माना जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइसेंस फीस, इसी को रेंट भी बोल सकता हूँ मैं, रेंट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइसेंस फीस और रेंट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब अदर एम्प्लॉय में आ रहा है, तो अदर एम्प्लॉय में दो केस हैं, यहाँ पर दो केस आपके आएंगे। पहला केस है एम्प्लॉयर आपको अपना खुद का घर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर बड़ा आदमी 3 4 5 6 घर थे उसके उसी में से कोई एक घर आपको रहने के लिए दे दिया। या हो सकता है दूसरा केस क्या है, मेरे पास खुद का और घर था नहीं तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया, यानी कि मैंने किसी से लीज पे ले लिया या किसी से मैंने रेंटल पे ले लिया, रेंट पे लेके मैंने क्या कर दिया, वो घर एम्प्लॉय को दे दिया। तो ओन हाउस प्रोवाइडेड यहाँ है, पहला केस क्या है, ओन हाउस, ओन हाउस प्रोवाइडेड। दूसरा है टेकन ऑन रेंट और लीज, टेकन ऑन रेंट और लीज।
टेकन ऑन रेंट और लीज, मतलब यहाँ पर रेंट और लीज पे कौन ले रहा है घर? आपका एम्प्लॉयर ले रहा है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर आएगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ER का मतलब एम्प्लॉयर है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर हो गया, और 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी अमाउंट लोअर होगी विच एवर इज लोअर। ठीक है, लिख लो, जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, समझने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा है, ओन हाउस अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ओन हाउस यानी कि एम्प्लॉयर अपना खुद का घर दे रहा है, तो वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। मैं जहाँ क्या कर रहा हूँ, जहाँ घर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, पॉपुलेशन अगर आपकी 15 लाख से कम है तो 5% होगा किसका? सैलरी का। 15 लाख या उससे ज़्यादा बट 40 लाख से कम है तो 7.5%, मोर देन इक्वल टू 40 लाख या उससे कम है तो 7.5%, 40 लाख से अगर ज़्यादा है तो 10% होगा किसका? सैलरी का। अब यहाँ पर सैलरी वर्ड आया है तो सैलरी का मतलब क्या? तो सैलरी का मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा? सैलरी का मतलब हर जगह सैलरी का मतलब अलग अलग है। यहाँ सैलरी चैप्टर में सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस DA डैश, DA डैश, ये डैश बोलेंगे। तो DA का मतलब तो मैंने बता दिया, 2 DA होता है, एक DA नॉर्मल होता है और एक DA डैश होता है। तो DA डैश का पहचान क्या होगा? यहाँ पर लिखा होगा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, DA के ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ऐसी लाइन DA के ब्रैकेट में लिखी हुई है तो उसे DA डैश माना जाएगा, अदरवाइज उसे DA मानेंगे और उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट। ऑल मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब जो जो चीज़ें आपको नकदी में मिली, कमीशन, बोनस, जितने भी अलावेंसेस होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अलावेंसेस और एक होती है फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब जैसे आपको मैंने कार दे दिया, आपको आपके घर में मैंने नौकर रख दिया, आपके घर पे गार्डनर रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, टेलीफोन दे रहा हूँ, ये सब फैसिलिटी हो गई। फैसिलिटी में एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपके यहाँ चीज़ें दे देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अलावेंसेस मतलब आपको पैसे देगा, व्यवस्था आप कर लो। जैसे समझ लो कि एग्जाम्पल पे आप कार में कहीं घूमने जाते हो फैमिली के साथ या नॉर्मल, तो ड्राइवर लेके चलते हो। अब क्या होता है, लंच वगैरह का टाइम होता है तो ड्राइवर को आप क्या करते हो, पॉकेट से 100 रुपये निकाल के दे दीजिए, भाई तू खाना खा लेना, ये हो गया अलावेंसेस। और अगर उसको साथ में बिठा के खाना खिला दिए, बोले ले आ जाए यार हमारे साथ ही खा ले, कहाँ खाएगा बाहर, तो ये हो गई फैसिलिटी। मतलब जहाँ आप उसको पैसा दिए तो वो अलावेंसेस हो जाएगा, और जहाँ बिठा के खिला लिए साथ तो वो आपका क्या हो गया? फैसिलिटी। फैसिलिटी में एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय को वो सामान, वो चीज़, वो फैसिलिटी दे देगा, और अलावेंसेस में पैसा देगा, बाकी तुम व्यवस्था अपनी कर लो। तो ये आपका हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड हाउस का। अब सेम चीज़ है फर्निश्ड हाउस के केस में। फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस, दो चीज़ें हो गई, एक हो गया पर्टिकुलर का कॉलम हो गया ये, और एक कॉलम हो गया आपका अमाउंट का, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, 2 हाउस होते हैं, एक फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड मतलब 4 दीवारी है, पंखा वंखा लगा होगा तो लगा होगा, बाकी कुछ भी लगा हुआ नहीं दिखेगा। और फर्निश्ड में क्या होगा? सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको,
कूलर होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, जो भी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर दे, फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें फर्नीचर वगैरह मिला के आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वो होगी आपकी फैसिलिटी। तो अब क्या होता है, जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है वो उसने किराए पे लेके दी हो, बोले यार 2 4 5 महीना रहेगा, क्यों सामान खरीद के खर्चा करना, या हो सकता है उसने खरीद के दे दिया, यार ये तो लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर से आपका रेंट या हायर चार्जेस ऑफ फैसिलिटी, रेंट और हायर चार्जेस, रेंट और हायर चार्जेस ऑफ फैसिलिटी, रेंट और हायर चार्जेस ऑफ फैसिलिटी अगर किराए पे लेके दिया हूँ। अदरवाइज क्या करोगे, अगर खरीद के दिया हूँ, ये वाला पॉइंट जो लिख रहा हूँ खरीद के दिया हूँ, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी, ये आपका हो गया फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन। मतलब आपको फर्निश्ड हाउस को निकालना है तो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर वो पता नहीं है तो आपका निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन एट फ्री, सॉरी आरएफए हो गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपसे एक पैसा मैंने नहीं लिया, तो यहाँ से वैल्यू निकल गई और इधर से आपकी इधर से वैल्यू निकल गई। अब मान लो ये कंसेशनल रेट में होता तो जो भी रेंट आप एम्प्लॉयर यानी कि मैं आपसे रिकवर करता, आपसे मतलब कि एम्प्लॉय से रिकवर करता, उतना मैं क्या करता, फैसिलिटी में से माइनस कर देता। नोट डाल के मैं लिख भी देता हूँ, इफ एनी रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड, अगर कोई रेंट एम्प्लॉय से रिकवर किया जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, जो भी इसका आंसर आया होगा उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, HRA हाउस रेंट अलावेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HRA हाउस रेंट अलावेंस, HRA हाउस रेंट अलावेंस, जैसे कई बार एम्प्लॉयर आपको RFA की फैसिलिटी नहीं दे रहा, घर वगैरह नहीं दे पा रहा, तो बोलता भाई अपने घर की व्यवस्था कर लेना, हम तुमको एक रेंट दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जाके 50,000 रुपये महीने का आलिशान बंगला किराए पे ले लिए, नहीं, वो अपने हिसाब से आपको देगा। तो HRA में क्या होगा, या तो आपको RFA मिलेगा या HRA, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलते हैं। तो HRA की आपको छूट मिलेगी, एग्जेम्प्ट अप टू, एग्जेम्प्ट मतलब छूट, एग्जेम्प्ट अप टू, लिमिट दी हुई पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, जितना आपको एक्चुअल में HRA मिला, एक्चुअल HRA रिसिप्ट, एक्चुअल HRA रिसिप्ट, जितना आपको HRA मिला, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, और दूसरा नंबर पे रेंट पेड, जितना भी किराया आपने दिया रेंट पेड, माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA डैश, ये मैंने ऊपर में एक वन टाइप का लिखा, वो DA डैश है, प्लस C मतलब कमीशन, कमीशन अगर वो परसेंटेज में दिया है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिर तीसरी लिमिट है, इसको कंपेयर करोगे, और 40% ऑफ इसका मतलब 40% इसका मतलब बेसिक सैलरी, DA डैश और कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, नॉन मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी मतलब अगर आपको मैं घर कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अदर देन मेट्रो सिटी में है, अगर मेट्रो सिटी में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 40% की जगह कितना लोगे आप, 50% लोगे, किसका, इसी का। अब मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ मेट्रो चलती है, जी नहीं, मेट्रो सिटी दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, अपने 4 मेट्रो सिटी हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, यहाँ तक तीनों में जो भी अमाउंट लोअर होगी उसकी आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आते हैं फैसिलिटी में, फैसिलिटी, 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 सबसे पहले हम आते हैं मेडिकल फैसिलिटी पे, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी
अगर मेडिकल फैसिलिटी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। मेडिकल फैसिलिटी विल बी एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड इन, मैं ये जो बता रहा हूँ ये एग्जेम्प्ट रहेगी। क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट मतलब माफ रहेगी, इन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड इन, पहला कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे एम्स हो गया हमारा, डीकेएस हो गया, मेकाहारा हो गया, ये सब सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। दूसरा, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तीसरा, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो गया। तीसरा आपका आएगा, कौन सा आएगा बोलो जल्दी? हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लोकल अथॉरिटी नगर पालिका, नगर निगम, जो भी यहाँ के हैं, म्यूनिसिपलिटी। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहा है, ऑन हॉस्पिटल मतलब एम्प्लॉयर अगर अपने खुद के हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटी दे रहा है तो भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, नौकर दे रहा है आपको, सर्वेंट है। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। वाटर है, गैस है, वाटर, गैस, स्वीपर, गार्डनर, कुक, गार्डनर है। माली मतलब कुक, खाना बनाने वाला, सर्वेंट हो गया, कुक हो गया। और मान लेते पीए, पर्सनल अटेंडेंट दे रहा है आपको, वॉचमैन दे रहा है आपको, घर की रखवाली के लिए वॉचमैन। ये पूरी की पूरी टैक्सेबल है, पूरी टैक्सेबल है। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्लब की फैसिलिटी, क्लब की फैसिलिटी आपको मिल रही है। थक गए हो काम कर करके, स्ट्रेस है, तो आपको कोई क्लब ज्वाइन करवा देता है। एम्प्लॉयर बोलता है जाओ भैया क्लब ज्वाइन कर लो। ठीक है, पैसा आपको नहीं देना, एम्प्लॉयर खुद देगा, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, नकदी में कुछ नहीं मिलेगा। बताया ना, फैसिलिटी में एम्प्लॉयर हाथ लिए व्यवस्था करके रखेगा, जाओ भैया दिमाग को ठंडा रखो। ठीक है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है। मान लो आपने एम्प्लॉयर के क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली और एम्प्लॉयर ने बोला चलिए अब तो 2 लाख रुपए दे दे, अपना ही आदमी है, तो 8 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हुआ। ये आपको नकदी में नहीं हुआ, फैसिलिटी मिली ना शॉपिंग की, ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। लंच फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लंच फैसिलिटी, ये दोनों क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा लेकिन इनमें ये पूरा दिखेगा। लंच फैसिलिटी आपको दिखेगा एग्जाम में। लंच फैसिलिटी अगर आपको क्या मिल रहा है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ। लंच फैसिलिटी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 50 पर मील पर डे एग्जाम्प्ट रहेगा, पर डे एग्जाम्प्ट है। 50 पर मील पर डे एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट रिफ्रेशमेंट एंड स्नैक्स, फुली रिफ्रेशमेंट एंड स्नैक्स वर्किंग आवर में है तो ये पूरा एग्जाम्प्ट है, अगर नॉन वर्किंग आवर्स में है तो टैक्सेबल है। तो ये एक भी क्वेश्चन में ये नहीं दिखेगा, इसीलिए लंच फैसिलिटी याद रखेंगे, 50 रुपये पर मील पर डे एग्जाम्प्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कार की फैसिलिटी ऑफ कार फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो एग्जाम में आएगा वही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। कार फैसिलिटी, तो यहाँ पर से पर्टिकुलर का कॉलम, एक है प्राइवेट यूज़ होता है, प्राइवेट यूज़, और एक होता है मिक्स यूज़।
मिक्स यूज़ मतलब आप कुछ उस कार का यूज़ अपने प्राइवेट काम के साथ साथ ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो केस हैं। केस वन कार एम्प्लॉयर की है, प्लस खर्चे भी किसके हैं, खर्चे भी एम्प्लॉयर के। दोनों चीज़ें यहाँ पर एम्प्लॉयर की हैं, कार भी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर के हैं। अब ये पर्सनल यूज को छोड़ दो, एक भी क्वेश्चन में आपको पर्सनल यूज के लिए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पास आएंगे मिक्स यूज में। स्मॉल कार है, छोटी कार। स्मॉल कार मतलब जिनकी क्यूबिक कैपेसिटी लेस देन 1.6 सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी बोलते हैं। तो इस केस में 1800 पर मंथ है, 1800 पर मंथ। और लार्ज कार होगी दूसरी, लार्ज कार है तो आपका क्या होगा, मोर देन 1.6 सीसी। तो यहाँ पर 2400 पर मंथ है। ठीक है, अगर मैंने कार के साथ साथ आपको एक ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दिया है, क्या प्रोवाइड कर दिया, ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो अलग से इन दोनों के अलावा प्लस क्या होगा, चाहे वो छोटी कार चलाए चाहे बड़ी कार, 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर को आपको देना होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। केस 2, कार तो एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉय कर रहे हैं, यहाँ पास खर्चे किसके हैं, एम्प्लॉय के। ध्यान देना, तो छोटी कार के केस में 600 पर मंथ और लार्ज कार के केस में 900 पर मंथ। लार्ज कार में ये है प्लस 900 अगर ड्राइवर दिया, तो ये याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसके बाद आपका हो गया फैसिलिटी, टेलीफोन फैसिलिटी। ये टेलीफोन फैसिलिटी पूरी एग्जेम्प्ट रहेगी, ध्यान रखना, टेलीफोन फैसिलिटी पूरी एग्जेम्प्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं अलावेंसेस पे, फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अलावेंसेस, तो अलावेंसेस में 3 कैटेगरी है। एक है फुली टैक्सेबल, दूसरा है फुली एग्जेम्प्ट और एक है पार्टली एग्जेम्प्ट। तो तीनों का नॉलेज होना जरूरी है आपको, ठीक है। तो मैं पार्टली एग्जेम्प्ट में सबसे पहले बात करता हूँ। पार्टली एग्जेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके इसमें क्या है, 2 कॉलम बना रहा हूँ। पहला कॉलम है पर्टिकुलर का और दूसरा में है अमाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर में लिखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। पहला होगा आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो अपना है पर्टिकुलर में, सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो 100 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा पर चाइल्ड, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे मैक्सिमम होंगे आपके, 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं रहेगा। 100 रुपये पर मंथ फ्लैट नहीं है, अप टू 100 रुपये पर मंथ, ऐसा समझना, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं। मान लो आपका एजुकेशन अलाउंस मिला 80 रुपये या चाहे 50 रुपये मिला 3 बच्चों के लिए, 50 50 50, तो 150 हो रहा है। और आप बोलोगे सर 100 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए मतलब 200 रुपये, तब भी तो हमारा एक बच्चा और कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, 2 बच्चों के लिए ही मिलेगा 100 रुपये तक, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस, तो ये 100 की जगह 300 है, बाकी चीज़ें सेम है, 300 रुपये पर मंथ। तीसरा है रिमोट लोकेलिटी अलावेंस। रिमोट लोकेलिटी अलावेंस पिछड़े क्षेत्र जो हो गए, 1300 पर मंथ एग्जाम्प्ट है। चौथा है अंडरग्राउंड अलावेंस। अंडरग्राउंड मतलब क्या, किसी का खून करके अंडरग्राउंड हो गया वैसा क्या, जी नहीं बेटा, अंडरग्राउंड मतलब कोल माइंस वगैरह में आप काम करते हैं ना, उस केस में। तो 800 रुपये पर मंथ है। पांचवा है
ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हो, ट्रक वगैरह, जो गैरेज में कि वो एक जगह से माल को दूसरे जगह लेके जाती हैं। आप अपना माल कहीं रायगढ़ से अंबिकापुर भेज रहे हो, रायपुर से रायगढ़ भेज रहे हो, रायपुर से बिलासपुर, तो सामान को आप ट्रांसपोर्ट में लगा देते हो ना, तो जो ट्रक में एम्प्लॉय होते हैं उनकी बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये है 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस रिसिव्ड। जितना अलाउंस आपको मिला, दोनों में जो भी अमाउंट छोटी होगी, विच एवर इज लोअर, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस में। तो फुली टैक्सेबल अलाउंस में आपका क्या क्या आएगा, आते हैं देखिएगा। मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डॉग अलाउंस, एम्प्लॉयर का कुत्ता घुमाओ, डॉग अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, मैरिज अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग मतलब जैसे डॉक्टर लोग को आप देखते हो हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन किए रहते हैं, उसके बाद अपना क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पर्सनल क्लिनिक में, तो उनको बोला जाता है यार तुम दूसरी जगह प्रैक्टिस मत करो, अपनी आपको अलग से हम पैसा देंगे। ये होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। मैरिज अलाउंस हो गया, वार्डनशिप अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। तो ये सब आपके फुली टैक्सेबल अलाउंस हैं। ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस में यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, समट्री अलाउंस टू अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। एक भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके हो गए यहाँ तक। एक है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एम्प्लॉयर अपनी एसेट्स को यूज करने के बाद एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है, उस केस में आपका परक्विजिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पर्टिकुलर कार है, कौन कौन सी चीज़ की बात हो रही है, कार की, लैपटॉप एंड कंप्यूटर, इसके अलावा अदर आ जाएगा, अदर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट लिखोगे, एक्चुअल कॉस्ट कितने की थी उनकी। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। माइनस होगा डेप्रिसिएशन, कार पे लगेगा 20%, WDV लगाना है आपको, यहाँ पर 50% WDV, यहाँ 10% SLM, माइनस सेलिंग प्राइस करोगे या ट्रांसफर प्राइस बोलोगे उसको। अगर आंसर पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो उसे परक्विजिट बोलेंगे, और माइनस में आया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये डेप्रिसिएशन की बात आई, तो डेप्रिसिएशन आपका कंप्लीटेड ईयर का लेना है। कंप्लीटेड ईयर मतलब जैसे 2 ईयर 9 मंथ 12 डेज है, तो इसको 2 ईयर ही माना जाएगा। अगर 2 ईयर 11 मंथ 29 डेज है तो भी इसे 2 ईयर माना जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में हुआ, मतलब ईयर के बाद मंथ हो गया या डेज हो गया तो उसे लिया नहीं जाएगा। अब आता है कंट्रीब्यूशन टू डियर, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में, एसपीएफ में, आरपीएफ में, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू कितना, 12%, किसका, बेसिक सैलरी प्लस DAS प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज, 12% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टोटली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। मिसलेनियस फंड्स में इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट कितने तक, 9.5% तक एग्जेम्प्ट, अप टू 9.5%
और तीसरा आपका है गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो 5,000 रुपये तक एग्जम्प्ट है, अगर उससे 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो होल अमाउंट ऑफ गिफ्ट विल बी टैक्सेबल। तो ये आपका पूरा सैलरी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ।